हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश गुप्ता सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ये आपकी फिजिक्स की क्लास है। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था वैद्युत आवेश और उसके मूलभूत गुणों के बारे में। आपका अगला पॉइंट है कूलाम का नियम। तो स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम, चलिए कूलाम के नियम के बारे में थोड़ा सा इससे पहले हम पीछे जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत आवेश जो है द्रव्य से संबंधित ऐसे गुण हैं कि जिसके अंदर वैद्युत और चुंबकत्व के गुण जो है वो आपस में प्रदर्शित कर। चुंबकत्व से मेरा मतलब था कि आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है अनुभव कराते हैं द्रव्य एक दूसरे को। तो वह आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण की जो हम बात करें वो आवेशों के कारण था। मतलब कि वो आवेश जो है आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराएंगे। तो कूलाम ने ये बताया था कि मात्रा में यदि किसी वस्तुओं पर आवेश जो है संचित या आवेश कहीं पर स्थिर है तो वो मात्रा में कितना बल एक दूसरे को लगाएंगे या कितने बल से खींचेंगे या कितने बल से एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। ठीक है, चलिए उन्होंने अपने इस कंसेप्ट के लिए पहले बताया था कहीं पर किसी द्रव्य से उपस्थित जो है किसी पर Q1 आवेश है और उससे कुछ दूरी पर Q2 आवेश अगर जो है अवस्थित है और इनके बीच की अपनी कुछ दूरी है R है। ठीक है, तो ये आवेश जैसा कि पीछे हमने बताया था कि अगर जो है ये सजातीय आवेश हैं तो आपस में प्रतिकर्षण बल का अनुभव लगाएंगे। अगर ये विजातीय आवेश प्रकृति में भिन्न है तो आपस में आकर्षण बल का अनुभव लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो उन्होंने सबसे पहले इस बात का प्रमाण दिया था कि आपस में अगर कहीं से आवेशों को हम ब्रह्मांड में से अगर हम चुन लें उनको उनके बीच की कुछ दूरी पर उनको अवस्थित कर रहे तो मात्रा में कितना बल इनके बीच जो है कार्यरत होगा। ठीक है, चलिए उन्होंने ये बताया था कि अगर आवेशों के मध्य जो कुछ भी बल लग रहा है लगने वाला बल जो है इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। आवेशों की इसकी मात्रा Q1 है, इसकी मात्रा Q2 है, तो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो Q1 into Q2 यानी लगने वाला बल जो है इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि लगने वाला जो बल है वह इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से निर्भर करता है कि अगर इनके बीच की दूरी को अगर हम घटाते बढ़ाते हैं तो लगने वाला बल जो है इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदल रहा है। यानी कि लगने वाला बल जो है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों पॉइंटों को जब उन्होंने आपस में मिलाया तो ये इस तरीके से बना यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है, चलिए मैं इनके बारे में जरा एक बार बता दूं कि जब ये आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये जब अपना फार्मूला दे चुके थे तो ये बिना आवेशों की संज्ञान का मतलब कि बिना सही तरीके से मात्रा ज्ञात किए इन्होंने ये बल बताया। ठीक है, इस तरीके से देकर अब देखिए जब लगने वाले बल को उन्होंने ये देख लिया कि ये इन बातों पर निर्भर करता है तो अब ये बात आए कि ये जो है बल एग्जैक्टली किसके बराबर होगा। अगर मात्रा में कुछ आवेशों को रख दें उनके बीच की दूरी कुछ हम करते हैं तो एग्जैक्टली ये बल किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज को तथ्य को बताने के लिए प्रयोगात्मक रूप से और वो प्रयोगात्मक क्या था, ऐठन तुला द्वारा उन्होंने इस जो ये आपका अनुक्रमानुपाती चिन्ह है इस चीज को ऐठन तुला द्वारा एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को दूर किया था। उन्होंने बताया कि चलिए मान लें कि अगर हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को दूर करते हैं तो लगने वाले बल के उन्होंने एक नियतांक दिया था ये आपका Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब चलिए ऐठन तुला द्वारा उन्होंने आवेशों को रखकर उनके बीच लगने वाले बल को ज्ञात किया। ठीक है, और इस बल ज्ञात होने के पश्चात जो प्रयोगात्मक रूप से K का मान जब निकाला गया तो K का मान आपका आया 9 × 10⁹। ठीक है, अब इस प्रैक्टिकल वैल्यू को यहाँ पे रखने के पश्चात जो है इनका जो फार्मूला बना पूरा इस तरीके से बना यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 R²। देखिए इस नियतांक को निकालने के लिए उन्होंने काम क्या किया, पहले Q1 और Q2 जो उन्होंने आवेश दिए थे उस आवेशों को जो है
Q1 को भी 1 कूलम लिया और Q2 को भी 1 कूलम लिया और इनके बीच की दूरी भी उन्होंने 1 मीटर कर दी। ठीक है, अब ये रखने के पश्चात प्रैक्टिकली रूप से उन्होंने देखा कि अगर हम Q1 को 1 कूलम रख रहे हैं, Q2 को 1 कूलम रख रहे हैं, Q1 और Q2 को 1 कूलम रखते हैं, इनके बीच की दूरी को 1 मीटर अगर हम रख रहे हैं, तब प्रैक्टिकली एटम गुना द्वारा जो लगने वाला बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे Q1 Q2 और इसकी वैल्यू को रख दें तो यह बराबर कितना होगा 9 × 10⁹। ठीक है, तो प्रयोगात्मक रूप से जो k का मान आया ये बराबर वो आपका आ गया 9 × 10⁹। ठीक है, अब यहां से देखिए इस तरीके से जो है कूलम का नियम में ये वाला जो है नियतांक दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए अब इसको अब तो ये देख लिया कि अगर आवेशों को रख रहे हैं तो उनके मध्य बल लग रहा है, लगने वाले बल को जो है परिमाण में इस तरीके से उन्होंने दर्शा दिया कि जो है अगर Q1 Q2 दोनों एक ही कूलम के आवेश से उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर रख रहे हैं तो लगने वाला एक दूरा बल आपका इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिकली रूप से उन्होंने k का मान निकाला है, ये बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। चलिए, तो जब ये बातें हो गई यहाँ पर, तो उन्होंने ये बता दिया कि अब इस बल को लगने वाले बल को अगर मान ले कि Q1 Q2 नहीं देखे, k का मान तो प्रैक्टिकली आ गया 9 × 10⁹। तो इसका मतलब कि अगर हम k की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फार्मूला, तो इसका फार्मूला ऐसे बनेगा, ये बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 r²। ठीक है, चलिए, तो प्रैक्टिकली रूप से यह उनका जो है लगने वाला बल आ गया। देखिए, इस नियतांक को एक रूप में और उन्होंने प्रदर्शित किया और वो प्रदर्शन इस प्रकार से था कि देखिए यहाँ पर उन्होंने ये माना था कि अगर हम Q1 और Q2 आवेश को रख रहे हैं तो इनके बीच जो है कोई माध्यम, और वो माध्यम क्या हो सकता है, सबसे पहले उन्होंने कहा या तो वायु हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर आवेशों को रख रहे हैं Q1 और Q2 या किसी भी चीज को, तो ये जो माध्यम है यहाँ पर इस समय तो वायु है। तो शुरुआत में जब उनका एक्सपेरिमेंट आया था तो एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर जो उनका माध्यम था वायु या निर्वात उन्होंने दिया था। वायु या निर्वात, तो उस हिसाब से जिस समय ये वायु या निर्वात के अगर उन्होंने इस नियतांक का मान निकाला था तो उन्होंने देखा कि इस नियतांक को एक और रूप में हम लिख सकते हैं। वह रूप आपका इस प्रकार से था 1/4πε0। देखिएगा 1/4π ये आपकी हमेशा के लिए नियत क्वांटिटी आएगी, और जो ε0 है इसे हम कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसे हम कहते हैं ε0 को वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब चलिए अब जरा इसके बारे में बात करें कि विद्युतशीलता होती क्या है। ठीक है, तो विद्युतशीलता के बारे में तो पूरा डिस्कशन आपका आगे है, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो विद्युतशीलता जो होती है एक जानकारी के तौर पर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करती है। इस बात का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन आपका आगे है, जब पढ़ेंगे आगे के समय में, लेकिन इस समय की जानकारी है कि अगर विद्युतशीलता की बात करें, विद्युतशीलता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वायु है तो ये वायु की विद्युतशीलता इस वायु या निर्वात में कार्य करेगी, प्रकाश की चाल का निर्धारण करेगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब इसका मतलब उन्होंने कहा था हम इस नियतांक को इसके बराबर लिख सकते हैं, तो जब बराबर उन्होंने लिखा तो ऐसे कर सकते हैं 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁻⁴ इस माध्यम के लिए ये जो ε0 है या जिसे हम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कर रहे हैं ये भी आपकी नियत होगी, लेकिन इस माध्यम के लिए केवल ये नियत क्वांटिटी होगी और इसकी भी निश्चित अपनी वैल्यू होगी, क्योंकि ये पूरा नियतांक के बराबर है। ε0 की मात्रा को ऐसे लिख सकते हैं, ε0 बराबर लिखने के लिए आपका हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब कि जो ε0 है जिसे हम कह रहे हैं कि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ये भी कैसे एक नियत क्वांटिटी है, इसका मतलब किसी माध्यम के लिए उसकी विद्युतशीलता भी क्या रहती है, नियत। ठीक है,
इसका मतलब कि अब इस माध्यम में प्रकाश की चाल का निर्धारण करने वाले क्वांटिटी के साथ अगर हम कूलाम के नियम को लिखेंगे तो ये नियम आपका हो जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये है आपके कूलाम का नियम। तो ये कूलाम के नियम का जो है, अगर मान लीजिए कि ब्रह्मांड में से यदृच्छता Q1 और Q2 आवेश चुनकर एक दूसरे से R दूरी पर रख दें और यहाँ पर माध्यम जो है y है, तो लगने वाले बल को हम चाहें तो इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इनके थ्योरी की बात करें। इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था। स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मांड में से यदृच्छता कोई सी दो आवेश कण को चुन लिया जाए और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण बल इनकी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुप्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए इसमें एक लाइन और है, यह बल कैसा होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होता है उसी लाइन पर होता है। ठीक है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं। इसका मतलब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, अगर आकर्षण है तो इस तरीके से होगा, प्रतिकर्षण बल तो ऐसे होगा। लेकिन ये कैसे होगा, यह बल जो होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। अनुदिश का क्या मतलब होता है, इनकी दिशा में। आवेशों को मिलाने वाली लाइन की दिशा कैसी होगी, इसी को आगे पीछे हम बढ़ा दें तो यही होगा आवेशों को मिलाने वाली लाइन। तो अगर आकर्षण होगा तो ये वाला होगा, प्रतिकर्षण होगा तो हम इस तरीके से इनको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब तो ये हो गया कि लगने वाले बल को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, यह हमारा सूत्र होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है इन आवेशों के मध्य जो है निर्वात या y था, इसके अंदर या इनके बीच में कोई और माध्यम भी डाल सकते हैं। यानी हम ऐसे करें कि अगर कहीं पर ब्रह्मांड में से दो आवेश हम चुन लें तो उस आवेशों के बीच की दूरी अगर हम r कह दें, Q है, इनके बीच की दूरी r है, तो पहले तो हमने कहा था इसमें y है, दूसरे में हम कहते हैं कि इसमें कोई माध्यम है, कोई और माध्यम, y को हटा दिया हमने, माध्यम भर दिया। और वो माध्यम हम लेते हैं कुचालक पदार्थ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम कुचालक क्यों लेते हैं, चालक क्यों नहीं लेते, तो चालक के लिए अभी हम बताएंगे कि चालक क्यों नहीं लेते। क्योंकि जब अगर हम इसके मध्य अगर चालक हम रखते हैं तो प्रैक्टिकल ये देखा गया कि अगर आवेश इस तरीके से है, चालक अगर उनके बीच भरा है तो इनके मध्य जो है प्रैक्टिकली लगने वाला बल जो है शून्य हो जाता है। अगर चालक पदार्थ यहाँ पे अगर हम भर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिकली लगने वाला बल जो है शून्य हो गया। ठीक है, इनके मध्य जो है कोई हम कुचालक पदार्थ यहाँ पे हमने लाकर भर दिया है। ठीक है, चलिए कुचालक पदार्थ भरने के पश्चात कुछ प्रैक्टिकली उन्होंने जब देखा कि पहले वायु थी तो लगने वाला बल जो है कुछ जो है यहाँ पर यक था, लेकिन जब कुचालक पदार्थ उन्होंने भरा तो देखा कि अब लगने वाला बल जो है पहले से कम हो गया। ठीक है, क्या हुआ, बल कम हो गया। जब कुचालक पदार्थ भरा गया तो लगने वाला बल पहले से कम हुआ। अब इस पर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए अब लगने वाला बल कम हो गया। मान लीजिए पहले वायु था तो लगने वाला बल ये था, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में लगने वाला बल ये था। अब कोई यहाँ पे मीडियम या माध्यम रख रहे हैं, ठीक है, तो माध्यम में लगने वाले बल को यम के से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बदला है, इनके बीच की दूरी नहीं हम बदले, आवेशों को नहीं बदले, लेकिन फिर भी क्या बदल गया, माध्यम हमने बदल दिया। आवेशों को नहीं बदले, दूरी नहीं बदले, क्या हमने बदला है, माध्यम। माध्यम हमने बदला है और उसी माध्यम बदलने के कारण क्या बदल गया, बल। तो जाहिर सी बात है जब हम आवेश नहीं बदल रहे हैं, दूरी नहीं बदल रहे हैं, तो अब इसी में से जो माध्यम पर जो चीजें डिपेंड कर रही वही तो बदल रहा है। अब माध्यम पर यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा था, ये चीज जो विद्युतशीलता है। इसका मतलब क्या बदला होगा, इस माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो माध्यम यहाँ पर आपने कुचालक पदार्थ दे दिया, तो जाहिर सी बात है अब इस कुचालक पदार्थ में जो प्रकाश की चाल होगी उस हिसाब से एप्सिलॉन नॉट का मान बदलेगा। तो अब जब माध्यम डालेंगे तो माध्यम की, अब जब माध्यम हुआ तो अब यहाँ पे विद्युतशीलता किसके लेंगे, माध्यम, और माध्यम की विद्युतशीलता को लिखते हैं सिर्फ एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन हुआ यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता। देखिएगा
माध्यम बदला है, आवेश दूरी नहीं बदले, आवेश नहीं बदला, दूरी नहीं बदला, बस ये माध्यम बदला, इसलिए माध्यम की विद्युतशीलता भी क्या, उसकी माध्यम डालेंगे तो आप सभी लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि जब कोई माध्यम आता है तो उसमें प्रकाश की चाल जो है अलग अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए वो प्रकाश की चाल डिपेंड करती है उस माध्यम के अपवर्तनांक पे। ठीक है, तो चलिए अब ये माध्यम की विद्युतशीलता आपकी हुई Fm यानी मीडियम यानी माध्यम में लगने वाले बल को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई। अब यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता देंगे एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो अब इस माध्यम में लगने वाले बल को जो है इस तरीके से Fm बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब उन्होंने दूसरी बार माध्यम कोई मीडियम और मीडियम होता है, आपका मोम होता है, तेल लगा पतला कागज होता है या चिपकपूरक होता है, ऐसे बहुत सारे जो कुचालक पदार्थों से बोला है। जब प्रैक्टिकली उन्होंने एटम चूल्हा द्वारा जब ज्ञात किया, पहले दूरी में ज्ञात किया और दूसरे वाले माध्यम डालकर ज्ञात किया, तो उन्होंने देखा प्रैक्टिकली एटम इज लेस देन F, मतलब वाई में लगने वाला बल अधिक था और मीडियम में लगने यानी कुचालक पदार्थ में जो लगने वाला बल क्या था, कम था। अब जरा हम इसकी बात करें, अगर हम F अपान Fm का रेशियो लें तो कैसा होगा, लेस देन 1। Fm को इसके नीचे लेके जाएंगे यहाँ 1 ही बचेगा, F अपान Fm इज लेस देन 1, सॉरी ऐसे लेस देन 1 नहीं होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1। Fm को अगर हम नीचे लेके जाएंगे F अपान Fm इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब चलिए इसको जरा हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा Fm अपान F का जरा हम रेशियो लेंगे। ठीक है, तो F बराबर कितना है 1/4 पाई, यहाँ पे लिखें समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे, क्योंकि यहाँ आप ले रहे हैं F अपान में Fm का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू में Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। देखिए ये क्वांटिटी इससे कट जाएगी, 1/4 पाई इससे कट जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट बटे में 1/एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि ये जो है ये उस माध्यम की विद्युतशीलता है और किसी माध्यम की विद्युतशीलता अपने माध्यम के लिए नियत रहती है, मतलब इस माध्यम जो भी हमने कुचालक पदार्थ डाला है उसकी अभी विद्युतशीलता क्या रहेगी, उस माध्यम के लिए नियत रहेगी। तो हमने अभी इस वाले इक्वेशन से इसको जरा समीकरण नंबर 3 से आप नाम ले लें, तो आप देख सकते हैं कि F अपान Fm इज ग्रेटर देन 1। जाहिर सी बात है कि और ये आपका बराबर है किसके, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज कैसा है, ग्रेटर देन 1, या हम ऐसे कह सकते हैं एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी कुचालक पदार्थ की विद्युतशीलता हमेशा वाय या निर्वात की विद्युतशीलता से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको यही है। नेक्स्ट, अब हम कह रहे हैं कि ये भी एक नियत क्वांटिटी है, ये भी एक नियत क्वांटिटी है। तो जब दोनों क्वांटिटियां नियत हैं तो आप किसी भी नियत क्वांटिटी को जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा कैसी क्वांटिटी देगी, नियत क्वांटिटी यानी नियत राशि ही देगी। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट का रेशियो होता है इसे हम लिखते हैं कैपिटल एस और इसे बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, उस माध्यम की विद्युतशीलता और वाय या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात को के से हम डिनोट करते हैं कैपिटल के, और इसे ही बोलते हैं इस माध्यम या जो भी हमने कुचालक पदार्थ डाला है उसका परावैद्युतांक। चलिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को गुणा यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। इसको समीकरण नंबर 4 हम यहाँ करके छोड़ दें। ठीक है, अब चलिए मीडियम में लगने वाले फोर्स को हमने लिखा था कि एप्सिलॉन, आप देखिएगा अब ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता को, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम के परावैद्युतांक और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसे रिलेट करके। चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को हम अगर आपस में मिलाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के। चलिए इक्वेशन नंबर 1 आपका यहाँ पर है, अगर हम इन सबको मिलाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Fm बराबर 1/4 पाई, आप एप्सिलॉन को कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के इनटू में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए
चलिए आप चाहें तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को एक Q1 और Q2 कूलाम के आवेश हैं जो r दूरी पर हैं, इनके मध्य लगने वाले बल को आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं यदि इनके मध्य जो है कोई कुचालक पदार्थ भर दिया गया हो। अभी हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो हमने बताया था k के बराबर है। ठीक है, ये प्रयोगात्मक रूप से ये पाया गया, उन्होंने इस चीज को जो है संज्ञान मिला जो एप्सिलॉन नॉट या ये कहें कि वायु या निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए, और ये भी आपको आया था कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसा था, ग्रेटर देन 1 था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि f अपॉन fm का रेशियो भी कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये अगर ये वाला टर्म इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो जब ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर, जिसे हमने कहा था माध्यम का परावितता, तो ये वैल्यू a के बराबर, तो जाहिर सी बात है क्या होता है k इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी माध्यम का जो परावितता होता है, जो कुचालक पदार्थ है, वो हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कुचालक पदार्थ का मान जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। तो किसी भी माध्यम जो भी हम कुचालक पदार्थ यहाँ भरते हैं, कुचालक पदार्थ, इसका जो भी परावैद्युतांक कैसा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब चलिए हमने कहा था कि अगर धातु की बात करें, धातु को हम नहीं रखते हैं क्योंकि धातु में जो लगने वाला बल होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इक्वेशन में ये पाएगा कि धातुओं के लिए जो k का मान होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई दो आवेशों के मध्य कोई अगर जो पदार्थ यहाँ पर जो भी माध्यम है, अगर हम धातु रखते हैं, ठीक है, तो धातुओं के लिए f का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू जब यहाँ पे हम अनंत रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, अनंत। जब अनंत से किसी भी क्वांटिटी में भाग करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, शून्य। और ये भी प्रैक्टिकली देखा गया कि यहाँ पर अगर हम कोई धातु रखते हैं तो इस आवेशों के मध्य बल क्या होगा, नेट बल शून्य। ठीक है, तो चलिए इसलिए यहाँ पे धातु की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कुचालक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो k का मान हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। इस चीज का मान हमेशा ध्यान में रखिएगा। पानी के लिए जो k का मान है जल के लिए वो 80 के बराबर है। तो आपके इससे रिलेटेड सवाल एक बार परीक्षा बोर्ड में पूछे गए हैं कि जो k की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, तो जितना अधिक से अधिक मान की बात करें तो k की वैल्यू है 1 से अधिक, आप जो भी उसमें देख सकते हैं। सबसे अधिक मान अनंत नहीं, अनंत धातु के लिए हो जाएगा, 1 से अधिक मान जो रहेगा वो k की वैल्यू आप अधिक से अधिक दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसका मतलब अब इसकी वैल्यू हमने इन सब में जो डिफाइन कर लिया। और जो fm हुआ, किसी माध्यम में दो आवेशों के मध्य अगर जो है कोई भी माध्यम भरा हुआ है तो वो आवेश Q1 Q2 है। आप चाहें तो इस सूत्र से उस मीडियम या माध्यम में लगने वाले बल को आप निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a into Q1 Q2 अपॉन r। ये है कूलाम के नियम का जनरल। ठीक है, अब चलिए, तो ये तो कूलाम के नियम का ही आपका जनरल लूप हो गया। आवेश पता है, दूरी पता है, k यानी माध्यम का परावैद्युतांक पता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान हमने पहले ही बता दिया था। इसका मान फिक्स होता है 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू रखकर आप चाहे तो उस माध्यम में लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। आप इसके मात्रक की बात करें तो ये आवेश जो कूलाम, ये आवेश Q1 Q2 इनका मात्रक कूलाम होता है और ये दूरी जो है हमेशा मीटर में दी जाती है। ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यू रखने के पश्चात अगर आप देखेंगे ये आपका तो फोर्स है, यानी बल है, बल का मात्रक हमेशा यहाँ आप देंगे न्यूटन में। तो आवेश को कूलाम में और दूरी को मीटर में देंगे तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। ठीक है, अब चलिए एक सवाल और इसमें से आपके जो है कई बार पूछेंगे, मैं आपको बता दूं, जो ये विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक और सीमा। रुक जाइए थोड़ा सा, दोहरा दे वही चीज, वही लाइन दोहरा दे, वीडियो काटनी पड़ेगी, गिर गई मोबाइल। चलिए, आवेशों के मध्य अगर हमने कुचालक पदार्थ भर रखा है तो Q1 Q2 और R को कैलकुलेट करके हम चाहे तो उस माध्यम में लगने वाले बल को निकाल सकते हैं। उस माध्यम का जो है परावैद्युतांक आपको पता है। ठीक है, अब चलिए कुछ सवाल और जिससे जो है जनरेट होते हैं वो ये चीज कि जो है
ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक क्या होगा और बीमा क्या, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए जरा हम इस सूत्र की पहले बात करते हैं। हमने लिखा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर k, ठीक है। तो अब जरा हम ये भी बात कर लेते हैं k का मान y, अगर हम ये माध्यम कोई कुचालक पदार्थ तो ठीक है, k की वैल्यू कुछ एक से अधिक, लेकिन अगर यहाँ पे वो माध्यम y है तो k का मान कितना होगा, चलिए ठीक है। अगर हम इस कुचालक पदार्थ को हटाते हैं तो हटाने के पश्चात यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी y। अब इसका मतलब कि ये माध्यम क्या हो गया y, ठीक है। अब कुचालक पदार्थ जब हटाएंगे तो अब यहाँ पे y घट जाएगा, तो अब ये माध्यम क्या बन गया y, तो ये विद्युतशीलता किसकी लेंगे y, तो ये एप्सिलॉन 0 ये भी हो गया एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट एक करके किसके बराबर आया a के बराबर। तो y के या निर्वात के लिए a का मान कितना हो गया a, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ पे y या निर्वात है तो उसकी विद्युतशीलता किसके बराबर, सॉरी पारगम्यता किसके बराबर होगा 1 के बराबर, ठीक है। और किसी और कुचालक पदार्थ के लिए k का मान कैसे होगा, कुचालक के लिए k ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इस k की वैल्यू को जरा इसमें सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो अब हम इसको जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम देखिए हमने y जब इसको हटा दिया तो ये माध्यम आपका फिर से y हो गया, ठीक है। तो अब हम लेंगे ये मीडियम आपका y हो गया। अब y में लगने वाले बल की बात करें तो ये देखिएगा, अब जब y की बात करें तो y के लिए k का मान कितना हो गया 1। अब ये हम रखते हैं तो ये आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का मान 1 * q1 q2 अपॉन। अगेन देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 फिर से आ गया, जो गुलाम के नियम को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि जो है अगर यहाँ पर y है तो आवेश से उनके बीच की दूरी r है, तो लगने वाला बल जो है इसके बराबर होगा। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 फिर से आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपको पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा क्या होगा। मात्रक और बीमा निकालने के सिंपल सी लॉजिक बात करें, हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की पहले हम बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट के बराबर इक्वेशन हमने, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आप ऐसे लिखते हैं जो नियत क्वांटिटी है वो बीमा ही राशि है, नियत क्वांटिटी इंफिनिटी का एक संख्यात्मक मान है जो माध्यम बदलने पर भी नहीं बदलता, वो है 1/4 पाई। तो ये जो है ये बीमा पर कोई भी असर नहीं डालेगा। इस क्वांटिटी को रिमूव करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं, देखिए आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक कूलम बटे में ये एटम यानी फोर्स को यहाँ पे लेके जाएंगे, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये आपके दूरी का मात्रक, इसलिए इसको लिख सकते हैं जब बल को न्यूटन में इसको मीटर में लिखेंगे होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम मात्रक की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया मात्रक की बात। अब चलिए हम चाहे तो इसको मूल मात्रकों के रूप में भी जो है परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, अब बात है कि इसकी बीमा कैसे लिखें, तो ये आवेश है, ठीक है। चलिए आप जानते हैं ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा Q बराबर I × T, ठीक है। अब I क्या है विद्युत धारा, T क्या है समय। अब विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है एम्पियर्स होता है, तो एम्पियर और ये आपका समय, तो ये क्या होगा सेकंड, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड का स्क्वायर बटे में ये बल है, बल के मात्रक को आप ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू में ये आपका मीटर, ठीक है। अब चलिए अब आपको बनाने हैं इनके जो है बीमाएं, ठीक है। तो बीमा बनाने के लिए पहले इनको जो है जो नीचे आपके मात्रा के पहले इनको सही कर लीजिए। ये आपका हो गया एम्पियर सेकंड का स्क्वायर, और ये नीचे वाला टर्म जो है आपको ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा ये आपका सेकंड का स्क्वायर बटे में आपका आया केजी, इसको केजी लिख लीजिए, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक एक करके ये विद्युत धारा के, अब चलिए अब हमको जो है बीमा लिखनी है, तो इनके मूल मात्रकों के सूत्र में इनको हम जब संजोएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं विद्युत धारा के जो मात्रक होंगे मूल मात्रक को संकेतक के रूप में लिखते हैं कैपिटल ए से, कैपिटल ए की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए ये समय है, ये भी समय है, इसके अगर मूल मात्रकों के जो है रूप में लिखते हैं तो ये आपका इसको लिखेंगे कैपिटल टी से, ठीक है। तो कैपिटल टी की पावर 2 है, अगेन कैपिटल टी की पावर 2 है, ठीक है। नीचे है आपको केजी, ठीक है। केजी मतलब है ये आपका द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए हम उपयोग करते हैं कैपिटल एम का, ठीक है। ये आपकी लंबाई है, लंबाई को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एल से, प्रकार कितनी है, ठीक है। अब चलिए अब इनको जो है
हम ऊपर लेके जाएंगे जो नीचे वाली क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा m पर -1, ठीक है, ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो m पर -3, और ये क्वांटिटी जब एक साथ होगी तो t पर जो है 4 इंटू में ये आपका a पर, इस तरीके से हम चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की गणना कर सकते हैं। फिर ये आपका सवाल जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए, तो ये तो हो गए आपके कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम के बारे में जो छोटी चीजें अक्सर आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये कूलाम के नियम का जनरल रूप, ठीक है। चलिए, जब जनरल रूप हो गया तो नेक्स्ट आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए उस बल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बल के बारे में, और आप जानते हैं बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि होती है तो जाहिर सी बात है कि बल अगर सदिश है, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी राशि सदिश है तो उसे आप सदिश विधि द्वारा जो है दिखा सकते हैं। तो बल अगर सदिश है तो बल को हम चाहें तो सदिश विधि द्वारा दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सदिश विधि द्वारा अगर आप जो है कूलाम के नियम में जब इस बल को सदिश रूप में जब आप दिखाएंगे तो आपको कुछ और भी जो है एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे जो किसी और नियमों से जोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगले पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप।